आप सभी का स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी में। मेरा नाम चंद्रशेखर साकरे। हमने टैली प्राइम बेसिक कोर्स में जो बेसिक अकाउंट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से इसके पहले वीडियो में समझ लेने का प्रयत्न किया है। आज हम वही कंसेप्ट आगे समझने वाले हैं। हम अगर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो हमें बेसिक अकाउंट का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने बेसिक अकाउंट कंसेप्ट को आपको समझाने का प्रयत्न किया है। वो जो बेसिक अकाउंट कंसेप्ट जब हमारी पूरी होने के बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो भी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चलो आज हम जो पिछले सेशन में जो हमने समझा था, देखिए मेरे स्क्रीन जो है उसके ऊपर बेसिक अकाउंट टर्म में जो हमने लास्ट सेशन देखा उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है वो भी अच्छी तरीके से समझ लिया था कि दो व्यक्ति मनी के मेजरमेंट में कोई वस्तु में डील करते हैं तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन में गुड्स क्या होता है, तो जिस वस्तु का ट्रेडर डील करता है उसे गुड्स कहते हैं। ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके बाद गुड्स में परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसमें भी हम कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। वो भी कैसे करते हैं उसका भी हमने अच्छी तरीके से पिछले सेशन में उदाहरण सही समझ लिया था। उसके बाद बिजनेस में स्टॉक जो रहता है उसे हम इन्वेंटरी कहते हैं। उसमें भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वो भी हमने समझ लिया था। वो स्टॉक में 3 प्रकार के स्टॉक हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अगर हम वही गुड्स हम मार्केट में परचेस करते हैं और वही गुड्स हम सेलर को, हमारी जो कस्टमर उसको सेल करते हैं तो उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। अगर हम मार्केट में से कोई मटेरियल परचेस करके उसका प्रोडक्शन बना के हम सेल करते हैं तो उसमें हमें 3 प्रकार के गुड्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसे हम रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स ऐसे नाम हमने डिटेल समझ लिया था इसके पहले वीडियो में। उसके बाद बिजनेस में हमें सेल्स अकाउंट भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हम कैश बेसिस पे सेल करते हैं तो हमें कैश लेजर में उसका एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया तो उसमें सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके बाद अगर हम बिजनेस में माल परचेस कर रहे हैं और वो परचेस हुआ माल अगर उसमें क्वांटिटी, क्वालिटी उसमें डिफरेंस आता है, क्वालिटी में डिफेक्टिव आती है क्वालिटी, तो उसे हम वो परचेस रिटर्न करते हैं तो उसे हम रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न भी की एंट्री हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। वैसे ही हम परचेस किया हुआ माल अगर कस्टमर को सेल करते हैं और कस्टमर वो माल हमें रिटर्न करता है, कोई रीज़न रहता है कि क्वांटिटी, क्वालिटी और उसमें कोई डिफरेंस आ गया उन्हें पेमेंट में, बिल में, तो वो हमें रिटर्न करेगा तो उसे हम सेल्स रिटर्न इनवर्ड में अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये सब एंट्री हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करने की है। अगर हमें जीएसटी में काम करने का है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का है तो ये सब एंट्री हमें अच्छी तरीके से बेसिक ज्ञान अगर होगा तभी हम अच्छी तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और हम सामने वाले को भी कंफर्मेशन दे सकेंगे। वरना हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे पर हमें कंफर्मेशन देना नहीं आएगा, हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगी। उसके बाद हमने देखा परचेस अकाउंट, वो भी परचेस अकाउंट हमें अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। परचेस ऑफ गुड्स, उसमें कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस ये दोनों लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है इफ गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से हम क्रेडिट में परचेस करेंगे तो उसे हम क्रेडिट बेसिस कहेंगे।
और अगर पेमेंट कैश में देंगे तो उसे हम कैश बेसिस कहेंगे। सप्लायर को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। जिस सप्लायर से, जिस पार्टी से, जिस कंपनी से हम माल परचेस करते हैं उसे हम उधारी पे, क्रेडिट पे, तो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। उसके बाद सप्लायर ने हमें क्रेडिट पर गुड सप्लाई किया और हमारा डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत लिया और पेमेंट जमा करने की तारीख लिखी, तो हमने करार किया कि हम आपको पे करेंगे, यानी उसे हम बिल्स पेबल कहेंगे, बीपी। यानी इसका मतलब हम जिस सप्लायर से माल परचेस कर रहे हैं और अगर वो हमें पहचानता नहीं और वो बोलता है कि हम आप हमें स्पेसिफिक जो डेट है वही डेट को आपको हमें पेमेंट जमा करना पड़ेगा। आज तो भाई हम आपको क्रेडिट पे माल दे रहे, तो 15 दिन के अंदर, इस तारीख के अंदर आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो उसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। वो अकाउंट ने उसे, क्रेडिटर्स को अकाउंट ने बिल्स पेबल नाम दिया है। देखिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स में क्या फ़र्क है। तो क्रेडिटर्स इज अ पर्सन, सप्लायर फ्रॉम होम एन एंटरप्राइजेस फर्म परचेस गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। जो क्रेडिट पे सर्विस हमें दे रहा है, हमें गुड्स सप्लाई कर रहा है और कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर नहीं ले रहा है, तो हम उसे क्रेडिटर्स कहेंगे। और बिल्स पेबल किसे कहेंगे? बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय फर्म टू पे फिक्स अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। जो हम अगर क्रेडिट पे माल परचेस कर रहे हैं और विशिष्ट तारीख को हम आपको पेमेंट करेंगे, इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सामने वाले पार्टी को, सप्लायर को, कंपनी को सिग्नेचर करके दे रहे, तो हम उसे बिल्स पेबल कहेंगे। और उसके बाद एक शब्द आता है ट्रेड पेबल। अगर हमें कोई पूछेगा कि आपके बिजनेस के टोटल ट्रेड पेबल, टोटल मीन्स ट्रेड पेबल कितने हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स इज इक्वल टू ट्रेड पेबल इतने हैं। हमारे सन्ड्री क्रेडिटर 100 रुपये और बिल्स पेबल जिसके ऊपर हमने सिग्नेचर किया हुआ जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे टोटल हमारे 150 ट्रेड पेबल है, ऐसे हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए बताया। उसके बाद देखिए बिजनेस में एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर यानी हमारा बिजनेस से पैसा बाहर जाना। उसमें एक्सपेंडिचर में भी 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर आते हैं। हमें मालूम है कौन सा एक्सपेंडिचर। पहला एक्सपेंडिचर रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका भी हमने डिटेल समझ लिया था, आज भी मैं बता रहा हूँ फिर एक बार। किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम करंट ईयर में लेते हैं तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर हम चालू साल हमारा है 2021 और 2021 साल में हम किसी स्टाफ जो हमारा कंपनी में काम कर रहा है उसका हम बेनिफिट ले रहे हैं महीना भर और उसे हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी के रूप में, सैलरी के हेड में, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हमारा शॉप, हमारा ऑफिस रेंट पे है और 1 महीना हमने वो जगह यूज़ किया बिजनेस के काम के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, और उसके बदले में उस शॉप के ओनर को हम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अगर वो पेमेंट हम आज पे कर रहे, बाद में पे कर रहे, उसका कोई मतलब नहीं। अगर हमने उसका बेनिफिट लिया है चालू साल में तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम आने वाले साल में लेते हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर हम आज चालू साल में कोई एसेट परचेस करने के लिए पेमेंट कर रहे, अगर हम मशीन परचेस कर रहे, हमारे बिजनेस के लिए कार परचेस कर रहे, हमारे बिजनेस के लिए कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर परचेस कर रहे और उसका खर्चा कर रहे, तो वो हमारा कैपिटल खर्चा है। क्योंकि ये जो हम परचेस कर रहे, कार, मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, वो हमें आने वाले अगले अनेक साल में हम बेनिफिट लेने वाले, तो उस खर्चे को हम कैपिटल
एक्सपेंडिचर उसे हम कॉल कहेंगे, उसे कहते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहेंगे। अभी देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज़ एन अमाउंट पेड और पेबल। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने खर्चा किया है उसका अमाउंट हम आज पे कर रहे हैं, अगर बाद में पे करेंगे। द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विथ इन अ करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर हम सैलरी स्टाफ को हमने सैलरी स्टाफ हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में अगर कोई स्टाफ काम कर रहा है और उसका पेमेंट हम अगले महीने पे कर रहे, पर आज इस महीने में हमने उनका बेनिफिट लिया, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और जिस स्टाफ का हमने बेनिफिट लिया वो उसको हमारी वो लायबिलिटी बनेंगी, क्योंकि उनका राइट है, उन्होंने काम किया तो हमसे पैसे, जिस महीने काम किया उसका वो हमारा सैलरी उनको हमें देना पड़ेगा। तो उनका राइट है हमसे सैलरी वसूल करने का। वो मान सकते हैं हमसे कि भाई हमने आपसे काम किया है तो हमारा सैलरी पे करो, उनको राइट है। तो वो उसका कोई मतलब नहीं। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आज बता रहा हूँ कि हमने किसी का बेनिफिट लिया तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अगर उसका पेमेंट करो या ना करो। इट इज़ अ अमाउंट पेड और पेबल द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन द current accounting period is called revenue expenditure. Note, revenue expenditure is also called expenses. हम revenue expenditure बोलते नहीं। हमारा अगर बिजनेस है, मोबाइल शॉप है, कंप्यूटर शॉप है, हमारी कंपनी है, कोई भी साबुन बनाने की कंपनी है, किसी छोटे मोटे होम प्रोडक्ट हम बना रहे, पर हम जितने भी उसके लिए खर्चा कर रहे तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, हम उसे एक्सपेंसेस ही कहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस के खर्चे रहते तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्योंकि अगर कौन से एक्सपेंडिचर रहेंगे तो चालू साल में उसका बेनिफिट जो खर्चे का हम ले रहे उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो हमारा क्लियर हो गया, तो उसे हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, रेंट हमने पेड किया, पेबल किया, सैलरी हमने पेड की, पेबल है हमारी, इंटरेस्ट पेड किया, पेबल है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन बिल है, प्रिंटिंग चार्जेस है, ये सब हमने पेड किया और पेबल भी है हमारा बाद में देने वाले, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, कहेंगे। और उसके बाद आता है एक शब्द बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलो, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड the benefit of which will be consumed in future. It is also called asset. उसे एसेट भी कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब रहता है कि कोई भी खर्चा जो हम करेंगे और उसका बेनिफिट हम आने वाले साल में लेंगे तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसे हम एसेट भी कहते हैं। जिस वस्तु के लिए हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारी एसेट रहती है। सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट और टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ द एसेट। अगर हमारा कोई शॉप है और उस शॉप पे हम और एक शॉप बना रहे, उस शॉप में और एक शॉप का कंस्ट्रक्शन कर रहे और एक उसके ऊपर और एक शॉप मजला जो रहता है फ्लोर बढ़ा रहे, तो वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं हम, उसके इफिशिएंसी कार्यक्षमता उसकी बड़ा इंक्रीज कर रहे उसे, तो हम उसे वो जो खर्चा उसके लिए करेंगे हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो फ्लोर बनाने के लिए, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्योंकि वो फ्लोर का यूज हम आने वाले अगले साल में अनेक साल लेंगे, इसलिए हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अभी आपको आइडिया आ गई होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। बिजनेस में एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उसे
नॉर्मली एक्सपेंसेस ही कहते हैं। आपका एक्सपेंसेस कितना होगा बिजनेस का, उसे हम वही एक्सपेंसेस का नाम रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपकी एसेट कितनी है, उसका खर्चा कितना किया, तो उसे कहेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मशीन कितनी की है, ये आपकी कार कितनी की है, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, आपके जो ये लगाए हुए कैमरे है, जो भी कोई सिस्टम है, फिटिंग है, जो फैंस है, एसी है, सब हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इतना तो आइडिया आ गया होगा। चलो आगे जाते हैं। और उसके बाद आता है बिजनेस में एसेट। आपको मालूम है एसेट भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। एसेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एसेट भी 3 प्रकार में डिवाइड होती है। इसके पहले के सेशन में मैंने ये सब आपको डिटेल बताया है। मुझे अभी लगा कि ये सब क्लियर करने के लिए और एक सेशन लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने रिवीजन के स्वरूप में और एक सेशन इसमें जोड़ दिया को अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गई तो हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब हम काम करेंगे और कोई भी परचेज सेल एंट्री करना, एक्सपेंसेस की एंट्री करना, जीएसटी के एक आइटम की एंट्री करना, ये तो सब करेंगे। जो जिसको अकाउंट का आइडिया वो सब करेंगे, पर उसका कंसेप्ट अगर हमें मालूम है तो अच्छी तरीके से हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करके हम उसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स जीएसटी ऑफिस को सबमिशन करेंगे, तो हमें कन्फर्म रहेगा कि हमने जो भी रिकॉर्ड सबमिशन किया है तो हमने लीगली उसका सब आइडिया हमें है, उसका कंसेप्ट हमने माना, वही हिसाब से हमने उनको सबमिशन किया है। तो हमें कन्फर्म रहेगा तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमारे काम को, और हम क्लाइंट को भी सेटिस्फैक्शन दे सकेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए आज हम और एक शब्द देख रहे हैं बिजनेस में एसेट। तो एसेट 3 प्रकार की हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। पहली एसेट का नाम होता है नॉन करंट एसेट, दूसरी एसेट का रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें करंट एसेट, और तीसरी एसेट का नाम रहता है फिक्टिशियस एसेट, झूठी एसेट। फिक्टिशियस का मतलब झूठी। ये एसेट तो हमें किधर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं रहेंगी, ये खाली नाम है। हम इसका मतलब आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा आपको, आप अगर अकाउंटेंट एक एसेट कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, तो नहीं। तो 3 प्रकार की एसेट रहती है, उसमें फिक्टिशियस एसेट भी रहती है। पर ये हमें समझने के लिए इसका कोई कंसेप्ट हम इस सेशन में हम बताने वाले नहीं है। अगर फिक्टिशियस एसेट क्या होती है तो उसका अलग कहीं हम सेशन लेंगे तो समझ लेंगे। आज हम नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या होती है ये अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। जो एसेट हमें 1 साल के ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर में, दोज एसेट विच आर हेल्ड, हमारे बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं, हमारे कब्जे में वो एसेट है, हमारे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा वो एसेट हमारे बिजनेस में है, उसका यूज कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, अनेक साल। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है अनेक साल में उसका हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे एसेट हमारे बिजनेस में हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, वो हमें दिख रही है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ मतलब यूज़ होना जरूरी है। वो ऐसी पड़ी हुई एसेट भी हमारी एसेट ही है, यूज़ नहीं करेंगे तो भी, पर वो उसका यूज़ भी होना जरूरी है। मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, ये सब हमारी एसेट है। अगर यूज़ नहीं हुआ तो भी हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, पर यूज़ होगा तो भी हम दिखाएंगे। उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे, उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। इतना तो आइडिया आ गया कि नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ये सब हमारे नॉन करंट एसेट है। गुडविल भी आता है, गुडविल क्या होता है वो भी हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इसके पहले मैंने समझाया, अभी आगे जाके भी समझने वाले हैं। और दूसरे एसेट रहती करंट एसेट, दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय द फर्म विथ द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश or from using them within a short period within 1 year। एग्जाम्पल देखिए, करंट एसेट जो हम
हमारे बिजनेस में हैं, हमारे बिजनेस में ऐसे एसेट है कि जिसका हम क्या कर रहे हैं, उसका कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में। वो एसेट का हमें कैश मिल रहा है एक साल के अंदर। वो एसेट हम यूज़ कर रहे हैं, एक साल में ही हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो कौन से एसेट है ऐसी? हमारे दुकान में हुआ हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या? हमारा अगर मोबाइल का शॉप है और बहुत सारे मोबाइल हमारे दुकान में हैं, वो सब हमारा स्टॉक है। अगर एक साल में वो स्टॉक हम किसी को बेचेंगे तो हमें कैश जमा होगा, चेक मिलेगा। तो उसमें इसका यूज़ क्या करेंगे? हम कैश के लिए करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए, बिजनेस में इनकम कमाने के लिए। तो वो हमारी करंट एसेट है। स्टॉक है, डेटर्स है। डेटर्स का मतलब हमारा जो भी हम कस्टमर है उसे हम क्रेडिट पे माल बेच रहे हैं और वो हमें पैसा जमा कर रहा है। तो वो तो 2-2 4-4 साल तो नहीं हम उसको ये कर सकते कि बाबा 5 साल के बाद हमें पेमेंट करेगा तो चलेगा। ऐसा तो नहीं रहेगा ना कोई कस्टमर हमारा। तो हम बोलेंगे मत ले बाबा हमसे तो कोई। तो अगर तू बोलेगा तो अभी 8 दिन में आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा, महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर पेमेंट तो जमा ही करना पड़ेगा। ऐसा जो कोई भी हमारा कस्टमर है तो उसे हम सन्ड्री डेटर्स कहेंगे। वो भी हमारी करंट एसेट है, क्योंकि हम उसका फ्यूचर में बेनिफिट ले रहे हैं, आज नहीं पर 1 साल के अंदर। बिल्स रिसीवेबल भी आ गया। आपको तो आइडिया बिल्स रिसीवेबल कि हमारा जो कस्टमर है उसका हमने साइन लिया कि आपको 15 तारीख को पहले हमें पेमेंट जमा करना पड़ेगा। वो भी हमारे एसेट है। कैश है, कैश तो हमारी एसेट है, वो करंट एसेट है। आज हमारे कैश 10,000 है तो कल हमारे 15,000 रहेंगे, फिर 20,000, फिर 15,000, ये कम ज़्यादा होती रहेगी, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। हमारा बैंक बैलेंस भी कम ज़्यादा होता है साल में, तो वो भी हमारी करंट एसेट है। आपको आज आइडिया आ गया होगा कि नॉन करंट एसेट किसे बोलते हैं और करंट एसेट किसे कहते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से अगले सेशन में आपको आइडिया आ जाएंगी। इसका मैं डिटेल सब बताने वाला हूँ। उसके बाद ही हम टेलीप्राइम में हम काम करने वाले, एंट्री रिकॉर्ड करने वाले। चलो अभी इतना तो हम आइडिया आ गया। अभी फिक्स एसेट आता है अकाउंट में। फिक्स एसेट भी एक शब्द आता है, आपको तो आइडिया है। फिक्स एसेट इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट जो है ये नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है। हमने नॉन करंट एसेट, आपको आइडिया आ गया होगा, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, इसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। इसका ही पार्ट है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में भी 2 प्रकार की एसेट होती है। एक एसेट का नाम होता है टेंजिबल फिक्स एसेट और दूसरे एसेट का नाम होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। 2 प्रकार के एसेट होती है फिक्स एसेट में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है दो फिक्स एसेट विच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। It means they can be seen, touched। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है कि ये एसेट वस्तु के स्वरूप में होने वाली जरूरी है। फिजिकल एग्जिस्टेंस को दिखनी चाहिए, उसे हम स्पर्श करना चाहिए, उसे हम टच करते हैं, स्पर्श करते, सीन देख सकते हैं, तो वो एसेट हम फिक्स एसेट कहेंगे। उदाहरण देने के लिए हमारी मशीन है, हमारी बिल्डिंग है बिजनेस की, हमारा फर्नीचर है वो हमें दिखता है, हम उसके ऊपर बैठ के काम करते हैं, हमारी बिल्डिंग हम यूज़ करते हैं, हमारा मशीन का हम यूज़ करते हैं, हमारा कंप्यूटर मशीन है, और बताया था मैंने फैन है, हमारे जो कैमरे है, ये सब हमारे फिक्स एसेट है। एसी मशीन है, ये सब हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट है। उसे हम देख सकते हैं, उसका हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। ये तो आपको आइडिया आ गया होगा। फिक्स एसेट एक नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है और फिक्स एसेट में 2 प्रकार के एसेट आती है, एक टेंजिबल फिक्स एसेट और एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल एसेट को हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट, दो फिक्स एसेट which do not have their physical existence, they cannot be touched और seen। ये जो एसेट है ये वस्तु स्वरूप में नहीं रहती, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते। जो हमारे बिजनेस में हम रिकॉर्ड करते हैं पर वो हमें दिखती नहीं, उसे हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, उसे हम इनटेंजिबल फिक्स एसेट कॉल कहते हैं। कॉल कहते हैं मतलब कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल देने के लिए गुडविल, जो हमारा गुडविल है वो हमें दिखता नहीं, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में फिक्स एसेट के अंदर इनटेंजिबल फिक्स एसेट है वो हम रिकॉर्ड करते। गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये भी हमें दिखता नहीं, पर ये हमारे फिक्स इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। ब्रांड है हमारा, तो ये सब हमारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। अभी आपको आइडिया आ गया होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस है। टेंजिबल एसेट हमें दिखती है, उसे हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट कहेंगे। और उसमें कौन से एसेट आएंगे, हमारी मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो भी एसेट हमें बिजनेस में दिखती है वो सब टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल एसेट जो रहती है उसे हम देख नहीं सकते, पर हम उसे बिग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रांड वगैरह, ये सब हमारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। समझने के लिए, इनटेंजिबल एसेट समझने के लिए टाटा कंपनी का मार्केट में ब्रांड है। टाटा कंपनी कोई भी कार ट्रक बनाएंगी तो उनका ब्रांड है, चलो टाटा कंपनी के चलो लेंगे हम, चलो ऑलरेडी उनके ग्राहक रेडी रहते, उन्हें और ऐड करने की जरूरत नहीं, तो उनके नाम से ही गाड़ी का सेल हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगी, तो उनका ब्रांड है, तो उनकी क्या है, अनेक साल उनको बेनिफिट देने वाली है। टाटा कंपनी का ये जो ब्रांड है उनको अनेक साल बेनिफिट देगा, तो वो उनका क्या है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। गुडविल का मतलब भी आपको मालूम है, गुडविल का मतलब रहता है कि आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का मार्केट में क्या रेपुटेशन है, इमेज है इन मार्केट, उसके ऊपर आपका बिजनेस होता है। अगर आपके कंपनी, हाँ ये कंपनी है ना, ये कंपनी से आप माल बिंदास ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई का जो भी परचेस करेंगे तो आपको उसमें कोई लॉस होने वाला नहीं और चीज़ भी अच्छी मिलने वाली है, तो आप ले लो। ऐसे हम आप सामने वाले को बताते, इसका मतलब वो उनका क्या रहता है, गुडविल, उसे हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। इतना तो आइडिया आ गया होगा। आज हमने क्या क्या समझ लिया, तो आज हमने समझ लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अकाउंट में दो व्यक्ति मनी के मेजरमेंट में कोई वस्तु का डील करेंगे तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। गुड्स का मतलब होता है कोई वस्तु का डील ट्रेडर करेगा तो उसे हम गुड्स कहेंगे। उसमें परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसमें कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस ये दोनों एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद बिजनेस में जो परचेस किया हुआ माल जो बचता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को और इन्वेंटरी भी कहते हैं। उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें दिखाना पड़ता है। उसमें स्टॉक में भी 3 प्रकार के स्टॉक आते हैं, एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। इसको हम आगे के सेशन में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। उसके बाद सेल्स अकाउंट आता है। सेल्स में कैश में अगर हम सेल करेंगे तो उसके कैश सेल में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो उसमें सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये दोनों हमने अच्छी तरीके से अभी समझ लिया कि कोई भी माल हमें जो क्वालिटी क्वांटिटी खराब रहेंगी तो हमें वो वापस करेंगे हम उसे सप्लायर को, तो उसे हम परचेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और कोई कस्टमर हमारा माल वापस ला के देगा, हमें जो माल सेल किया है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न यानी सेल्स रीइनवर्ड भी कहेंगे। और उसके बाद परचेस अकाउंट, उसमें कैश बेसिस कैश परचेस करेंगे तो उसके कैश परचेस लेजर में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम क्रेडिट पे परचेस करेंगे तो क्रेडिट परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, इसमें हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जिसमें वो हमें रिकॉर्ड करना रहता है वही अकाउंट में हम उसमें करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्या, बिल्स पेबल है क्या, ट्रेड पेबल है, हम अच्छी उस टाइम में जो एंट्री आएंगे वही हिसाब से हमें करना पड़ेगा, वही हिसाब से हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर हमने अभी समझ लिया। उसमें भी जो बिजनेस के बाहर जो पैसा जाता है उसे हम खर्चा कहते हैं। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइडिया आपको आ गया होगा कि बेनिफिट इन करंट ईयर, उसका जिस कोई भी चीज़ का हम बेनिफिट करंट ईयर में ले रहे और उसका हम पेमेंट कर रहे बेनिफिट का, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट इन फ्यूचर, आज हम खर्चा कर रहे उसका बेनिफिट हम फ्यूचर में आने अनेक साल लेने वाले, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हम खर्चा करते उसमें एसेट आता है। तो एसेट भी तीन प्रकार की होती है, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट, एक फिक्टिशियस एसेट। तो नॉन करंट एसेट तो उसमें फिक्स एसेट आती है, वही उसका पार्ट, इट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। उसमें टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट आती है उसमें। उसके बाद करंट एसेट में हम एक ही बेनिफिट इन 1 ईयर, एक ही साल में हम उसका बेनिफिट लेंगे, उसे हम करंट एसेट कहेंगे। और फिक्टिशियस एसेट, आपको हम अगर अकाउंटेंट है तो हमें मालूम होना जरूरी कि अकाउंट में 3 प्रकार के एसेट इसलिए बताया है, इसका कोई अभी मतलब नहीं है। अभी नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट हम जिसको स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसे हम इनटेंजिबल फिक्स एसेट कहते हैं। उसके बाद बिजनेस में कैपिटल शब्द आता है। आपको तो आइडिया है, कैपिटल का मतलब रहता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका कंसेप्ट मैंने जब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का बेसिक कोर्स चालू किया उसके पहले ही सेशन में 5 वर्ड लिए थे, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। इसका क्लियर मैंने सब बताया। कैपिटल का मतलब रहता है कि जो बिजनेस का ओनर रहता है वो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करता है और क्लेम करता है कि मेरी टोटल एसेट में क्लेम करता है कि इतना मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया, इतनी मेरा जो पैसा है वो टोटल एसेट में क्लेम करता है कंट्रीब्यूशन की अमाउंट का, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये तो आपको समझने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, इसका सब डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर किसी को समझने का है तो पहले जो वीडियो मैंने जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी शब्द आता है। तो लायबिलिटी शब्द हम अभी आगे आने वाले सेशन में समझ लेंगे, अभी आइडिया आने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन अदर देन ओनर, ओनर के अलावा कोई भी व्यक्ति बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारे बिजनेस में इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर इनटू द बिजनेस। लायबिलिटी आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। ये लायबिलिटी हमारे ड्यू डेट को भी एक इंस्टॉलमेंट के स्वरूप पे हमें पे करनी पड़ती है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। हमने अगर बैंक लोन लिया तो हमारा इंस्टॉलमेंट इस विशिष्ट तारीख को हमें देना ही पड़ेगा। क्रेडिटर से हमने सप्लायर से परचेस किया है तो उसका पेमेंट हमें विशिष्ट दिनांक को पे करना पड़ेगा, विशिष्ट पीरियड में पे करना पड़ेगा। बिल्स पेबल का भी वैसा ही है। मॉर्गेज लोन लिया उसका भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसे हम लायबिलिटी कहते हैं। आज हमने जितना भी समझ लिया इसका विस्तृत जो भी एंट्री आएंगी आगे जाके, आगे के सेशन में हमें समझनी है। हमें बेसिक अकाउंट कंसेप्ट अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आगे जाके हमें आइडिया आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, बाय।